गुड मॉर्निंग। आज हम एक नए क्लास के साथ और एक नए टॉपिक के साथ में फिर से उपस्थित हुए हैं। आज का जो क्लास है वो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड है और जो उसका जो टॉपिक है वो रक्त, अंग्रेजी में जिसको ब्लड बोला जाता है। तो आज हम ब्लड के विषय में जानेंगे, ब्लड के परिभाषा और उसका जो प्रकृति होता है और उसके कार्य और उसके रासायनिक संगठन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि क्या होता है। तो आइए देखते हैं रक्त। तो रक्त जो होता है, जो ब्लड बोला जाता है जैसा कि अंग्रेजी में, वो एक क्या होता है, एक माध्यम होता है। कैसा माध्यम? शरीर में परिवहन का प्रमुख एक माध्यम होता है। शरीर में परिवहन का एक माध्यम होता है, और जो रक्त होता है, एक कोमल तरल संयोजी ऊतक होता है। अब देखिए यहां पे हमने लिखा कि रक्त क्या है, एक कोमल तरल संयोजी ऊतक होता है। बहुत ही सॉफ्ट, कोमल और तरल फ्लूइड की तरह होता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और इसके वाटर के साथ, जल के साथ में बहुत कुछ जो है कार्बनिक और अकार्बनिक जो है पदार्थ पाए जाते हैं, उससे मिलके बना होता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे चीज़ें क्या है, कोमल तरल संयोजी ऊतक। जो बॉडी का ये क्या, शरीर का एक पार्ट होता है, भाग होता है, और वो भी क्या है, सेलुलर, मतलब कोशिका से बना है। तो कोशिका जब ढेर सारी संख्या में जब जुड़ती हैं तो वो ऊतक जो है बनाती हैं। तो आप देखिए ये क्या है, एक संयोजी ऊतक है। अंग्रेजी में इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होती है जो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कोमल होती है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो है, इसका जो रंग होता है, रंग देखेंगे तो कैसा होगा, ये लाल होगा। लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हीमोग्लोबिन। तो रक्त जो है लाल होता है। और ये क्या होता है, इसका जो स्वाद होता है वो नमकीन होता है। स्वाद नमकीन होता है। नमकीन का मतलब साल्टी है, तो यहाँ पे नमकीन पाया जाता है। और इसका जो आपेक्षिक घनत्व है, आपेक्षिक घनत्व जो डेंसिटी अंग्रेजी में बोली जाती है, घनत्व है, मतलब ब्लड के 100% जो एरिया होता है उसके हिसाब से मेजर किया जाता है। 1.03 से लेके 1.05 तक इसका घनत्व पाया जाता है। 100 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड, ऐसा इसका जो है 100 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड में इसका जो आपेक्षिक घनत्व है वो 1.03 से लेके 1.05 तक होता है। अब आगे बात करें, अब रंग तो हमने बता दिया, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। स्वाद जो है वो साल्टी होता है और इसका अपेक्षित घनत्व ये है। अब इसका जब हम देखते हैं कि पीएच मीटर में पीएच इसका कितना होता है, तो ये 7.3 से लेके 7.5 तक होता है। हम आपको बता दें, एक पीएच एक स्केलिंग है, एक मेजरमेंट का तरीका है जिस पे कुछ नंबर्स होते हैं 1 से लेके 14। तो 1 से 7 तक जो है वो, 1 से अगर 7 होता है, उस स्केल तक होता है, तो उसको अम्लीय बोला जाता है। लेकिन 7 से अगर ऊपर 14 तक पहुंच जाए तो वो क्षारीय कहा जाता है। ठीक है। और अगर 7 केवल होता है तो वो न्यूट्रल माना जाता है। ठीक है। तो ये क्षारीय है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये 7.3 से लेके 7.5 तक है, तो मतलब क्षारीय रेंज में आ रहा है ना। तो ये क्षारीय होता है। और इसके बाद देखते हैं कि जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, वो शरीर का 8% भाग होता है। शरीर में इसका भाग जो होता है वो 8% होता है। तो मतलब जितना टोटल वेट होगा उतना उसका टोटल वेट जो
किसी मनुष्य का जो जितना टोटल वेट है, संपूर्ण जो उसका जो है वजन है, उस वजन का 8% भाग होगा, वेट होगा, वो ब्लड का होगा। और ब्लड में ज़्यादातर जो है जल होता है, और जल के साथ में मैंने जैसा बताया कार्बनिक और अकार्बनिक जो है पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं, सम्मिलन से बनती हैं। आगे चलते हैं तो 8% भाग है, और एक स्वस्थ वयस्क में, एक स्वस्थ मनुष्य में जो उसका ब्लड की मात्रा होती है वो 4 से 5 लीटर होती है। कितना होता है? 4 से 5 लीटर पाया जाता है ब्लड में, ब्लड की मात्रा। ठीक है, अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो जो रुधिर में तो हम ही देखेंगे, तो आपने देखा कि ये एक माध्यम है, कोमल तरल संयोजी ऊतक होता है, लाल होता है, हीमोग्लोबिन के होने के कारण स्वाद नमकीन है, जैसा मैंने बताया, क्षारी है, क्योंकि इस पीएच मीटर पे जब हम स्केलिंग करते हैं, जब इसको मेजर करते हैं, नापते हैं, तो वो उसका जो वैल्यू होता है वो 7 से ऊपर पाया जाता है, तो क्षारी है। और इसका जो घनत्व है ब्लड में, रक्त में इसका जो घनत्व होता है वो 1.03 से लेकर 1.05 तक होता है। पूरे संपूर्ण वजन का ये 8% भाग जो है रक्त का शरीर में पाया जाता है, और 4 से 5 लीटर जो है जो ब्लड की मात्रा होती है वो एक स्वस्थ मनुष्य में, एक वयस्क में पाया जाता है। हम अब जानते हैं कि जो ब्लड होता है वो कैसे बना होता है, तो आइए देखते हैं ब्लड कैसे बना है, किस प्रकार से, किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो एक थोड़ा सा इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए रक्त कैसे बना है। हमें रक्त जो है 2 चीज़ों से, जो इसका आधार है, आधारभूत तत्व है, वो क्या है? एक प्लाज्मा है, प्लाज्मा, और दूसरी तरफ कणिकाएं होती हैं, कणिकाएं, प्लाज्मा और कणिकाएं 2 चीज़ों से मिलके बने होती हैं। तो 2 चीज़ों में देखिए प्लाज्मा, अब जैसे 100% में जो 60% जो भाग होता है वो प्लाज्मा को होता है, और 40% जो भाग होता है वो कणिकाएं होती हैं। अब प्लाज्मा भी, जैसा मैंने पहले बताया कि रक्त में जो जल की मात्रा अधिक होती है, तो उसके आधार पे हम यहाँ पे बोलेंगे प्लाज्मा में जो जल है वो अधिक मात्रा में है। 60% का यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे काउंट करेंगे तो 60% का जो 90 से लेके 91% जो है भाग है वो जल होता है, और जो 9 से लेके 10% भाग होता है वो सॉलिड मटेरियल होता है, मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक सॉलिड मटेरियल पाया जाता है। अब सॉलिड मटेरियल की बात करें तो इसमें 2 कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थों में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 3 चीजें विशेष होती हैं। एक होता है आपका प्रोटीन, दूसरा होता है ग्लूकोज, और तीसरा हम अन्न लिखेंगे। अन्न में हम बताएंगे क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। अन्न में आपका एंजाइम होता है, प्रोटीन होता है, और जो नाइट्रोजनस युक्त सबस्टांस नहीं होते वो सारी चीज़ें होती हैं, इसमें पाई जाती हैं। तो अब आप देखिए ये 9 से 10% है, तो यहाँ पे जो 8% के आसपास जो होगा वो कार्बनिक होते हैं यहाँ पे, और 1% में ये आसपास ये अकार्बनिक पाए जाते हैं। अब यहाँ पे 8% में करीब 7% से लेके 8% ये हो जाते हैं आपके प्रोटीन, और ग्लूकोज जो होता है वो 1% के आसपास होता है, और ये 0.1% के आसपास समथिंग होते हैं। तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट, मतलब अलग अलग किया गया है। मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक आप समझ रहे होंगे कि कार्बन से बना हुआ, कार्बन से युक्त जो पदार्थ होते हैं वो कार्बनिक कहलाते हैं सामान्य भाषा में, और अकार्बनिक जो होते हैं वो इसमें कार्बन नहीं पाए जाते। जैसे तो अब आप देखिए प्रोटीन्स जो है तो बहुत ढेर सारे होते हैं ब्लड में, बहुत पाए जाते हैं, लेकिन हम जब आधारभूत की बात करते हैं तो आधारभूत में आपका सीरम एल्बुमिन आता है, एल्ब्यूमिन,
सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, एंड फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोज। तो ये चार जो होते हैं वो प्रोटीन पाए जाते हैं। ग्लूकोज में आप समझ ही रहे हैं, ग्लूकोज जो शर्करा युक्त जो मटेरियल होता है आपका वो होता है। और अन्य में बताया कि हार्मोन्स, जैसे आपका हार्मोन्स हो गया, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है ना, और जो भी मटेरियल होते हैं वो सब पाए जाते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया ये इसमें पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अकार्बनिक की। तो यहाँ पे जैसे अब देखिए हम सिंबल लिख रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, है ना, मॉलिब्डेनम। तो इस प्रकार से जिंक, जितने भी सूक्ष्म और सूक्ष्मतम जो जिसको हम जो है मिनरल्स बोलते हैं, जो है ना, जो बहुत हमारे शरीर को अति आवश्यक होती है इसकी मात्रा, वो सारे सूक्ष्मतम चीज जो है अकार्बनिक तत्व के अंतर्गत आती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इस प्रकार से आदि लिख दिया कि जितने भी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, जिंक, मॉलिब्डेनम, तो वो जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं वो सब अकार्बनिक के अंतर्गत आते हैं। तो आपने देखा जो प्लाज्मा 60% है उसके अंतर्गत ये आती हैं। अब आप देखिए सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो अब देखिए ये सब जो है विशेष प्रोटीन्स हैं, स्पेशल प्रोटीन होती हैं। जैसा हम कह सकते हैं कि सिंपल प्रकार की प्रोटीन होती हैं। और ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है ये जो है हमारे ब्लड में पाई जाती हैं, जो कि ब्लड के थक्का जमाने में इसका रोल होता है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये ब्लड में पाया जाता है और थ्रोम्बिन में ये बदलता है। और जो है वो थ्रोम्बिन जो होता है ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है, तब जाके ब्लड का थक्का जमता है और वहाँ पे प्लेटलेट्स की उपस्थिति होनी अनिवार्य होती है। तो इस प्रकार से यहाँ है। अन्य में हमने बताया हार्मोन्स, एंजाइम्स और जो भी अन्य जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो पाया जाता है। अकार्बनिक में हमने आपको बताया इस प्रकार से। अब चलते हैं 40% जो कि कणिकाएं पाई जाती हैं उसके तरफ। तो देखते हैं कणिकाएं जो है वो बेसिक रूप से हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे कणिकाएं जो होती हैं वो पाई जाती हैं। अब हम बताते हैं आपको लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं जिसको आप बोलते हैं, अंग्रेजी में बोला जाता है रेड ब्लड कैप्सूल्स, आरबीसी जिसको बोलते हैं आप, आरबीसी। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्या है, डब्ल्यूबीसी बोला जाता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं में देखिए इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वाइट ब्लड कैप्सूल्स, शॉर्ट में बोलते हैं WBC। और एक आपका होता है तीसरा जो कि यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं, होता है वो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो होती है वो होती है। तो ये तीन जो है विशेष प्रकार की कणिकाएं आपके ब्लड में पाई जाती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। तो लाल रुधिर कणिकाएं जो कि हमारे ब्लड का विशेष भाग होती हैं, सबसे ज़्यादा जो भाग होती हैं यही कवर करती हैं। और लाल इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। HB शॉर्ट में लिखते हैं इसको, हीमोग्लोबिन नामक रंगा पदार्थ होता है वो पाया जाता है। उसी के कारण हमारा जो ब्लड होता है वो क्या होता है, वो लाल होता है। तो यहाँ पे ये लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। अब देखें
और इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। और ये 120 दिन जो है जब पूरा कर लेती हैं तो उसके बाद इनकी ये नष्ट हो जाती हैं, और नष्ट होने के बाद फिर से प्लाज्मा में ही मिल जाती हैं। और इसका जो हीमोग्लोबिन आयरन पार्ट होता है, जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन से बना है, और आयरन पार्ट फिर से यूज कर लिया जाता है, फिर से उपयोग में ले लिया जाता है शरीर के द्वारा। और जो लाल रुधिर कणिकाओं का जो कार्य है वो ये है कि ये आपके श्वसन में सबसे ज़्यादा यूज में आती हैं, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है तो वो ऑक्सीजन को पर्यावरण से, और आप जब हमारे अंदर रासायनिक अभिक्रिया होके वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो उसको लेके आती है बाहर, और जो है बाह्य श्वसन के द्वारा बाहर निकाल देती है। तो अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन में जो आप श्वसन की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है तो वो हीमोग्लोबिन के ही माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती है। श्वेत रुधिर कणिकाएं देखिए 2 प्रकार की हैं। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं में आप देखेंगे तो हम बात करते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं में 2 होती हैं, अग्रेनुलोसाइट या ए लिखिए, ए ग्रेन्युलोसाइट, साइट मतलब सेल। अब हम बताते हैं क्या इसका मतलब है, और ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरा है ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ये ग्रेन्युलोसाइट होती है। अब अग्रेनुलोसाइट में 2 होते हैं। अब देखिए साइट मतलब अंग्रेजी में सेल होता है, ये एक सेल है किस प्रकार की, अग्रेनुलो अंग्रेजी में बोला गया है तो ये कणिकामयी होती है। मतलब ये यहाँ पे ये कणिका की तरह छोटे छोटे जैसे टुकड़े होते हैं उस प्रकार की ये संरचना होती है इसमें। और यहाँ पे जो कणिकामय सेल्स होती हैं ये जो है इसमें एक से, अब इसमें केंद्रक पाया जाता है। जैसे हम आपको बता दें लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता, जबकि ये जब इसमें जो है इसका निर्माण होते समय इसमें होता है, लेकिन जब ये वयस्क आरबीसी में कन्वर्ट होती है तो यहाँ का जो न्यूक्लियस होता है वो खत्म हो जाता है। जबकि श्वेत रुधिर कणिकाओं में ये 2 या 2 से अधिक जो है यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक बोलते हैं, वो पाया जाता है। तो उसी प्रकार से एग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट में भी है। तो अग्रेनुलोसाइट जो हमने कहा कि कणिकामय होता है तो वो 2 प्रकार का होता है, आप जानते भी हैं, सामान्य जीवन में आपने इसका नाम भी सुना होगा, लिम्फोसाइट और दूसरा है मोनोसाइट। ये 2 नाम हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट, अब हम आपको बता दें कि जब ये जो कणिकाएं होती हैं जब विकास होता रहता है, भ्रूणी विकास होता है, उस समय इनका जो निर्माण है वो आपके कहाँ से होता है, बोन मैरो से, अस्थि मज्जा बोला जाता है। लेकिन हम अलग अलग करके बताते हैं। तो ये लाल रुधिर कणिकाएं, जबकि हमने कहा कि भ्रूणी विकास के टाइम में आपके लीवर और स्प्लीन से होता है, और बाद में जब एडल्ट हम जो है, जो मनुष्य जो है वयस्क हो जाता है तो उस समय हमने कहा कि जो अस्थि मज्जा होती है वहाँ से, अस्थि मज्जा से, जिसको अंग्रेजी में बोन मैरो बोलते हैं, वहाँ से होती है। ठीक है, तो अस्थि मज्जा और स्प्लीन बोला जाता है, स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन से निकलते हैं। और उसी प्रकार से श्वेत रुधिर कणिकाएं भी जो है बोन मैरो से ही निकलती हैं। लेकिन अब ये जो है, क्योंकि हमने कहा कि एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट में कन्वर्ट अलग अलग हुई हैं, तो लिम्फोसाइट, लिम्फ होती हैं। हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है, एक जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के नाम से जाना जाता है, उसके अंतर्गत होती है। तो लिम्फोसाइट का और मोनोसाइट का जो काम होता है ये होता है कि ये जो है हमारे शरीर को क्या करती हैं, बॉडीज का को उत्पन्न करती है। एंटीबॉडीज आपने सुना होगा, उसको क्या करती हैं, उत्पन्न करती है। कौन, लिम्फोसाइट।
ठीक है। और उसी तरीके से जो मोनोसाइट ये इसमें होती है वो क्या करती है, ये जो बाहर से बैक्टीरिया वायरसेस जो होते हैं वो आते हैं तो उसको क्या करती है, भक्षण करती है, उसका भक्षण करती है, उसको जो है डिसॉल्व खत्म कर देती है। तो दो देखिए यहाँ पे लिम्फोसाइट मोनोसाइट का हमने कार्य बताया, एंटीबॉडीज का को उत्पन्न करना, और डायरेक्ट जो है उस मोनोसाइट का काम है कि उस जो एंटीजन आया है बैक्टीरिया वायरस के रूप में उसको क्या कर देना, खत्म कर देना। तो इस प्रकार से ग्रेनुलोसाइट में ये आता है। ग्रेनुलोसाइट की बात करें, आइए देखते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट में 3 होते हैं, तो तीनों को हम इस प्रकार से बताते हैं। देखिए, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, स्नोफिल, और एक होता है बेसोफिल, बेसोफिल। ये 3 होती हैं, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल। अब हम आपको बताएं जो ग्रेनुलोसाइट है तो इसमें कणिका नहीं पाई जाती। अग्रेनुलो जो देखिए ए ग्रेनुलो जुड़ा है, तो ये ग्रेनुलो, जहां पे ग्रेनुलो शब्द जुड़ जाए मतलब कणिकामय, और जहां पर अ जुड़ जाए तो कणिकामय नहीं, तो ये सब कणिकाएं नहीं होती हैं, कणिका के रूप में नहीं होती है। जबकि जो न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और बेसोफिल होती है वो ग्रेनुलोसाइट के रूप में होती हैं। तो न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल तीनों का कार्य है। न्यूट्रोफिल की जो संख्या होती है ब्लड में, वो जितने भी श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा करीब करीब 60% से ऊपर पाई जाती है, इसमें सबसे ज़्यादा होती हैं। और ये हमेशा जो है एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन और जो है उसको रोकने के लिए, बैक्टीरिया वायरस को रोकने के लिए हमेशा जो है एक्टिव रहती हैं। जो स्नोफिल होती हैं ये हमारी जो एलर्जी होती है, एलर्जी और प्रतिरक्षा, एलर्जी और प्रतिरक्षा तंत्र के लिए एक्टिव होती हैं। स्नोफिल उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने जाना होगा कि स्नोफीलिया अगर रोग होता है तो उसमें यही इसकी संख्या बढ़ जाती है, तो इससे हमको जो है दिक्कत, प्रॉब्लम समझ में आती है, समस्या आती है। तो वो एलर्जिक होता है और प्रतिरक्षा तंत्र को हमेशा जो है प्रदर्शित करती रहती है। और बेसोफिल जो होता है, तो बेसोफिल जो है ये भी हमारे संक्रमण से, हमारे जो बॉडी में अगर संक्रमण हो रहा है तो उससे उसकी रक्षा करता है। तो आप देखिए इस प्रकार से इसमें आपने देखा कि अलग अलग तरीके से श्वेत रुधिर कणिकाएं पूरी तरीके से हम कहें प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने में, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने में, और कभी जबकि जीवाणुओं का और वायरसेस का आपके अंदर प्रवेश होता है और उनके द्वारा जो भी कभी भी डिजीज फैला जाता है, रोग होता है, तो उस रोग के खिलाफ एंटीबॉडीज का प्रदर्शन करना, उत्पन्न करना और उसको डिसॉल्व करना, मतलब खत्म कर देना, भक्षण कर जाना, और उनके अगेंस्ट में एलर्जी को उत्पन्न करना या फिर प्रतिरक्षा तंत्र को और प्रदर्शित करना। ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं ये अग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट, मतलब लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और स्नोफिल की वजह से यहाँ पे हम होता है। और आगे चलेंगे तो लिम्फोसाइट जो होता है उसमें 2 होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी और बी का मतलब हम बता देते हैं। टी लिम्फोसाइट का मतलब होता है और बी भी। टी का मतलब, टी को थाइमस ग्लैंड होता है, हमारे बॉडी में पाया जाता है थाइमस, वहां से रिलेटेड होता है। और बी का मतलब जैसे हमने अभी अस्थि मज्जा जो बोन मैरो की बात की थी वहां, तो जब ये बोन मैरो से अगर निकलती है तो उसको बी लिम्फोसाइट बोलते हैं, और जब यहाँ पे थाइमस ग्लैंड से निकलती है तो उसको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। टी लिम्फोसाइट का ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है बी लिम्फोसाइट के एवज में, क्योंकि टी लिम्फोसाइट ही सबसे महत्वपूर्ण आपके प्रतिरक्षा तंत्र को दिखाती हैं, प्रदर्शित करती हैं। और इसी में 4 प्रकार की T1, T2, T3, T4 सेल होती हैं, जो कि T4 सेल जो महत्वपूर्ण होती हैं ये आपके इम्यून सिस्टम को बनाती हैं। अब सामान्य में, और अब तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये होता है कि प्लेटलेट्स के माध्यम से, प्लेटलेट्स ये तीनों कणिकाओं में एक है जो कि रुधिर के थक्का जमाने में, रुधिर के थक्का जमाने में, रुधिर का थक्का जमाने में इसका इस्तेमाल होता है, मतलब बॉडी के द्वारा। जबकि जहाँ पे हमें कहीं चोट लग जाए और वहाँ पे जो कुछ समय के बाद थक्का जम जाता है
ब्लड, अंग्रेजी में उसको ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग या थक्का जमने की प्रक्रिया अगर होगी तो वो प्लेटलेट्स के माध्यम से ही होगी। प्लेटलेट्स, जिसको अंग्रेजी में थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, तो ये प्लेटलेट्स बहुत फेमस है। तो आप समझ सकते हैं कि 3 जो आपकी कणिकाएं हैं, जो ब्लड एक माध्यम, एक परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत एक माध्यम का काम करता है, सारी मटेरियल्स को, आपके भोज्य पदार्थ को, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ को, एंजाइम्स को, हार्मोन्स को लेके पहुंचाता है हर बॉडी में या बाहर निकालने की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो उसमें इन सब का अलग अलग रोल है। अब देखिए यहाँ पे लाल रुधिर कणिकाओं का मैंने बताया कि श्वसन में, यहाँ पे प्रतिरक्षा तंत्र में, और यहाँ पे ब्लड के थक्का जमाने में किया जाता है। तो आपने ये जाना कि ये ब्लड क्या होता है और इस कैसे बना है और इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, पदार्थ पाए जाते हैं और इनका क्या काम होता है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो ब्लड का क्या कार्य है और उसका महत्व, रक्त का कार्य और महत्व जानने का प्रयास करते हैं और उससे जानते हैं कि ब्लड क्या क्या कार्य करता है। तुरंत हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके आगे फिर जो है बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो रक्त का कार्य क्या होता है और उसका महत्व, कार्य और महत्व एवं महत्व जानते हैं कि ये बॉडी में, शरीर में क्या क्या कार्य करता है। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत अलग अलग, बहुत ढेर सारे फंक्शन को, कार्य को करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्वसन की। ये श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेता है ब्लड के द्वारा। तो हम बताएं श्वसन, ऑक्सीजन है आपका O2 जिसको आप लिखते हैं, और CO2। तो O2 और CO2, अब यहाँ से O2 अंतः श्वसन के माध्यम से, अंतः श्वसन जो होता है हमारा अंतः श्वसन, उसमें जो हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन जिसको 60 में HB लिखते हैं, हीमोग्लोबिन के माध्यम से O2 को अब बाहर इन्वायरमेंट से अंतः श्वसन के माध्यम से, देखिए हम एरो लगा रहे हैं, इसको कहाँ पहुँचाता है, इसको लंग्स के माध्यम से, जो हमारी टिश्यू होती है, हमारी ऊतक होती है, वहाँ तक पहुँचा देती है। और ऊतकों में जबकि CO2 बनता है रासायनिक अभिक्रिया में, वहाँ से फिर ये बाहर की तरफ पर्यावरण में, लंग्स के आपके फेफड़े के माध्यम से पर्यावरण में या बाहर की तरफ निकाल देता है। तो उसमें ये जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को ऊतक तक और ऊतक से आपके पर्यावरण तक जो पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है वो श्वसन के अंतर्गत होती है। तो कहने का मतलब ये श्वसन में भी भाग लेती है। दूसरा हम समझते हैं भोज्य पदार्थों का वितरण। जो हमारे भोजन होते हैं, हम भोजन करते हैं, भोज्य पदार्थों का वितरण। अब वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन अंग्रेजी में बोला जाता है, वितरण करती है पूरे, हर प्रत्येक कोशिका या प्रत्येक जो है, जो हमारे ऊतक होते हैं, वहाँ तक जब हम कभी आपने जब भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद हमारा जो है पाचन होता है, और पाचन होने के बाद जो है ये पूरे टिश्यूज़ में, हर ऊतक में पहुंचती है, हर सेल में पहुंचती है, हर बॉडी, शरीर के हर प्रत्येक भाग में पहुंचती है। तो कैसे पहुंचेगी? वो माध्यम क्या होगा? वो आपका रक्त होगा। तो रक्त के माध्यम से ये जो पच जाती हैं, पाचन के बाद जितने भी जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो रक्त के माध्यम से ही प्रत्येक टिश्यू तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है। अगला समझते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, पदार्थों का त्यागना, ये जो प्रक्रिया है त्यागना। अब देखिए, अब जबकि मैंने कहा कि अब ये ऊतकों तक पहुंचा दिया गया, अब यहाँ पे क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद दो चीजें होती हैं। अब जैसे मैंने कहा कि CO2 आपके बाह्य श्वसन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाएगा, और कुछ जो चीजें होती हैं, अब जैसे कि ये कुछ जो है आपके किडनी तक पहुंचाया जाता है। किडनी जो वृक्क होता है आपका, वहां से वो जो अपशिष्ट होता है, नाइट्रोजनस, जो नाइट्रोजन से युक्त जो मटेरियल होता है, उसको जो आपके मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। और
कुछ जो चीज़ें बची रह जाती हैं वो आपके स्वेट ग्लैंड, जो पसीना होता है आपको यहाँ पे एक ग्लैंड पाई जाती है, स्वेट ग्लैंड होता है उसके, तो उसको स्वेद ग्रंथियाँ बोलते हैं। स्वेद ग्रंथियों के माध्यम से निकलता है, वहाँ तक पहुँचा दी जाती हैं वाटर के रूप में। कुछ हमने कहा कि किडनी के माध्यम से निकाल दी जाती हैं, वहाँ से यूरिन के माध्यम से। तो इस प्रकार से अपशिष्ट पदार्थों को त्यागने की प्रक्रिया में भी ये रोल प्ले करता है, रोल निभा। और कुछ जो है हार्मोन्स, अब देखिए हार्मोन्स जो होते हैं आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, वहां से हार्मोन्स निकलते हैं। तो हार्मोन्स निकल के रक्त में घुलेंगे और घुलने के बाद जो है जहां पे इसको पहुंचना होगा, जिस भाग में, जिस अंग में, वहां पे इसी ब्लड के माध्यम से, इसी रक्त के माध्यम से पहुंचते हैं। अब दूसरी चीज है हमारे बॉडी का नियंत्रण, ताप को नियंत्रित करते हैं ब्लड के माध्यम से, रक्त के माध्यम से ही ताप का नियंत्रण किया जाता है। और नेक्स्ट जानते हैं कि जो अभी हमने बताया कि जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र में इसका रोल होता है। प्रतिरक्षा तंत्र में जो हमारी WBC होती है वो क्या करती है, अभी हमने बताया कि जो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो उसमें एंटीबॉडीज़ और जो भी बैक्टीरिया, वायरसेस और जो भी डिजीज़ होते हैं, रोग होने की प्रक्रिया में है या हमारे अंदर आ रहे हैं, तो उसको क्या कर देते हैं, उसको डिसॉल्व कर देते हैं या उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। तो वो ब्लड में ही होता है, तो एक कार्य ये भी हुआ। उसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो हमारी जो कुछ ये महत्वपूर्ण जो है कार्य थे, ये हमने बताया, जो कि रक्त के माध्यम से होता है और पूरा किया जाता है। तो रक्त ही एक माध्यम है जो कि पूरे बॉडी, जो हमारी प्रक्रिया होती है उसको जहाँ पे जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है वहाँ पे पहुँचाती है और या फिर बाहर निकालने की प्रक्रिया में मदद करती है। तो इस प्रकार से आज के चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद।